अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मिश दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जो से, जो कि मिश वर्चुअल एकेडमी है। आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बेटा मई 2023 में फ़र्स्ट ईयर का एक सप्लीमेंट्री पेपर हुआ है और मोस्ट सरप्राइजिंगली आपके पास कोई मॉडल पेपर मौजूद नहीं है। हाँ, बेसिकली एक इन्होंने इंटर बोर्ड ने मार्क स्कीम इशू किया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि 20% शॉर्ट एमसीक्यूज़ आएगा, 40% शॉर्ट आएगा, 40% लॉन्ग आएगा, लेकिन इसका कोई मॉडल पेपर इशू नहीं किया था। तो हमारे लिए ये एक मॉडल पेपर की सूरत में ही मौजूद है और दूसरा ये सप्लीमेंट्री का पेपर भी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट से फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशरी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिर तक स्टे करिएगा, ताकि इसमें बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं जो आज तक कभी सप्लीमेंट्री पेपर में या इम्प्रूवमेंट के पेपर में कभी भी नहीं आए। पेपर इससे हल्का ही आता था, लेकिन इस दफ़ा बहुत तगड़ा पेपर दिया है। तो उम्मीद है आखिर तक स्टे करेंगे ताकि इसका हर पॉइंट आप जो है वो हासिल कर सको। सबसे पहले एमसीक्यूज़, जो कि 20 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पेपर में, और 20 एमसीक्यूज़ 2023 सप्लीमेंट्री का जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने मौजूद है। पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है, ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट एटलीस्ट कम से कम दो साइट को एक ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट करती है। टिक हुआ है, ब्लू से हाईलाइट हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, सॉरी माजरत के साथ, एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, दिस इज़ नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये तीनों आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जनरल कैश बुक और परचेज जर्नल। सिर्फ सब्सिडरी लेजर जो है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ करंट एसेट। करंट एसेट कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। बैंक में जब भी बैंक हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आपने बेटा जहाँ से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता है कि आपको बैंक रिकन्सलेशन करवाया होगा आपके टीचर ने, तो आपको ये पॉइंट ज़रूर बताया होगा कि जब भी बैंक हमेशा ऑपोजिट रिकॉर्ड करता है बैंक, क्योंकि वजह यह है कि बैंक आपके पैसों को आपका एसेट डिक्लेयर करता है लेकिन अपनी लिए लाइबिलिटी डिक्लेयर करता है। तो इसीलिए जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इसीलिए यही बताया हुआ है एमसीक्यू नंबर 3 में कि क्रेडिट बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है, हम तो उसको करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं एज अ बैंक। इसके बाद आ जाएगा ट्रांजैक्शन मादरत के साथ एमसीक्यूज़ नंबर 4, दिस इज़ नॉट शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होता है, कभी भी अनअर्नड रेंट मतलब अनअर्नड से रिलेटेड कोई भी अकाउंट यानी लाइक लाइबिलिटी कोई रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसीलिए ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना। तो यही पूछा हुआ है आपसे एमसीक्यूज़ में कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, वो अनअर्नड रेंट होगा। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंटर एसेट है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड इज़ क्लासिफाइड एज, आपने रेंट कमा लिया है लेकिन अभी तक रेंट जो है वो, सॉरी रेंट रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं है, तो अनअर्नड रेंट होगा। सही। एन एंट्री अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। और सेल्स रिटर्न इज़ क्लासिफाइड एज काउंटर रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू होता है और सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट दोनों आपके कॉन्ट्रा रेवेन्यू होंगे, यानी रेवेन्यू को आपके कम करेंगे। क्लोजिंग एंट्री आर मेड टू क्लोज द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, बिल्कुल सही। एमसीक्यूज नंबर 10, दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ सर्विसिंग बिजनेस। बैंक्वेट, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्विसिंग बिजनेस, सॉरी। बैंक्वेट यानी जो आपका शहर बैंक्वेट है नाम से दिया हुआ है इन्होंने, तो ये आपका सर्विसिंग बिजनेस है। जबकि टॉय शॉप जो होगा वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होगा, कम पैसों में लेके ज़्यादा पैसों में बेच दिया जाएगा टॉयज़ को। फिर डेयरी फार्म्स में भी इसी तरह का काम हो रहा होता है कि मतलब दूध तैयार किया जा रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। फिर गारमेंट्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। दिस इज़ यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट सेल्स जर्नल। A business that purchase and sells goods is called trading business. Uh, in case of investment by business owner, this account will be credited capital. The term impressed system is related to petty cash book. Petty cash book is a book in which it is recorded. कौन सी चीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं? छोटे छोटे एक्सपेंस यानी पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। द पर्पज़ ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, या आमदनी या नुकसान मालूम किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में सालाना। द सम ऑफ लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी इज़ इक्वल टू
आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या बनता है, आपका एसेट बनता है। ये आपकी बेसिक यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल को मिलाओगे तो वो दोनों बराबर होते हैं एसेट के। द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री इज डिटरमाइंड एज ट्रायल बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये 2023 के एनुअल पेपर के लिए भी, फर्स्ट ईयर वाले मोहतात रहें। दिस इज़ द ओनली अकाउंट विच अपेयर इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। कौन सा ऐसा वाहिद अकाउंट है जो दोनों तरफ अपेयर हो रहा होता है, यानी इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में भी वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है, जो बचा हुआ माल होता है आपका। दिस अकाउंट इज़ नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसको क्लोज नहीं किया जाता एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर? वो होता है कैश। कैश को कभी भी क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि कैश बैलेंस शीट में आ जाता है, और बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंस शीट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हमेशा ओपनिंग एंट्रीज बनती हैं, और इनकम स्टेटमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमेशा जितने भी आइटम हैं इनकम स्टेटमेंट के, उस पर क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं। अच्छा जी, अब हाँ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जो कि 40 मार्क्स का है। आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल 6 सवाल आपको दिए जाएंगे। तो 2 सवाल आपके लिए ऑप्शनल होगा, जो मुश्किल लगे छोड़ दीजिएगा, और 10 नंबर का एक सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेक्शन बी में मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में, और 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 40 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। आ जाए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ। इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। आपके टीचर ने लाजमी सूरतों में इसके कॉन्सेप्ट जब बनाएगा या इसको लाजमी उसने डिटेल में समझाया होगा। 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली। एक आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दूसरी आपकी रेवेन्यू इक्वेशन होती है, तीसरी आपकी सेल्स रेवेन्यू से रिलेटेड इक्वेशन होती है। तो कहने का मकसद ये है, ये 3 इक्वेशन लाजमी सूरतों में करके जानी होती, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओनर इक्विटी मालूम करने के लिए अंडरलाइन जिसको करके दिया हुआ है, जिस एलिमेंट को उसने अंडरलाइन करके दिया हुआ होगा उस एलिमेंट को आपने सॉल्व करना होगा। इक्वेशन में 2 एलिमेंट की आपको वैल्यू दी हुई होगी, तीसरे को आपने मालूम करना होगा। बड़े आसानी से आप ये मालूम कर सकते हैं। फिर आ जाएँ इसी के क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, जिसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास किस जो ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है उसमें कहाँ आपका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है, और कहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी ट्रांजैक्शन में। शुरू की एक ट्रांजैक्शन आपको पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी आप अपने टीचर से समझ सकते हैं। परचेज़ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। परचेज़ इक्विपमेंट जब भी किया जाता है उधार पे परचेज़ किया जाएगा फिक्स एसेट, तो लाजमी सी बात है आपका एसेट इंक्रीज़ होगा, तो एसेट में आप प्लस लिख देंगे। और उधार पे ख़रीदा जाएगा तो लाजमी सी बात है आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी में भी प्लस लिख देंगे। लेकिन कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैपिटल में ज़ीरो लिख दिया जाएगा। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, इनमें से आपने अकाउंट मालूम करने हैं, उन अकाउंट का हेड मालूम करना है कि उन हेड का कहाँ इम्पैक्ट आएगा, और फिर वहाँ पे प्लस माइनस या ज़ीरो रिकॉर्ड कर देना है। ये दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 2B आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पेटी कैश बुक दिया हुआ है। पेटी कैश बुक में हमेशा याद रखिएगा कि या तो वो आपको कुछ अकाउंट दे देता है लिख के, जैसे यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है पार्ट ए, अगर आप इसका देखें तो सनराइज, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज और कन्वेंस, ये आपको 5 अकाउंट दे दिए हैं उसने। तो लाजमी सी बात है आपको कोई छठा अकाउंट नहीं खोलना अपनी तरफ से। जब वो आपको बता दे तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। अगर वो ना बताए तो फिर आपके ऊपर होता है कि बेटा आपके टीचर ने जो जो अकाउंट और जिस तरीके से आपको समझाया हुआ है उतने अकाउंट आप खोल दोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद आप रेलेवेंट अकाउंट को पोस्ट कर दोगे, जो अकाउंट जिस कैटेगरी में जाएगा करने के बाद टोटल करके उसका एंडिंग बैलेंस निकाल के आपने साथ साथ एंडिंग बैलेंस भी निकालना है और फिर ओपनिंग बैलेंस भी, क्योंकि उसने आपको रिक्वायरमेंट में देख लो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट, बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन March 31 एंड रीइम्बर्स्ड इट ऑन April 1, 2022। यानी आपको एंडिंग बैलेंस भी बताना है और ओपनिंग बैलेंस भी बताना है। तो मैंने यहाँ पे एंडिंग बैलेंस भी बताया March 31 का 2000, और ओपनिंग बैलेंस भी आपका सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंडिंग और ओपनिंग दोनों अमाउंट सेम होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में आपको तकरीबन 8 ट्रांजैक्शन दी गई हैं ओपनिंग बैलेंस समेत। आपको इन 8 की 8 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और पूरी स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है। और आप आखिर में देख सकते हो एडजस्टेड बैलेंस 35,000 आ चुका है। आपको जिस तरीके से आपका टीचर करवाता है, आप इसको एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग आर्ट है और कोई भी आर्ट वर्क जो होता है वो मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने आपको एक कॉमन तरीका और जिस तरीके से ज़्यादातर टीचर करवाते हैं, मैंने भी उसी तरीके से आपको करवा दिया है। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद इसके अंदर जिस सवालों के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, उनको मैं किसी सूरत डिस्कस नहीं करता अपने वीडियो सॉल्यूशंस जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। लेकिन जिन क्वेश्चन में इश्यूज़ होते हैं वहाँ में मैं लाजमी सूरत में बच्चों को नरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उस क्वेश्चन को। और इस वीडियो में जो आखिरी हिस्सा है लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बड़ा सरप्राइजिंग है इस दफ़ा। उसको देखना बेटा, क्योंकि वो 40 नंबर का सेक्शन है और एक ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आता है। और अगर आपने उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर लिया तो 40 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। और उम्मीद है आप इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए और आप बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रोडक्टिव होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाएगा स्पेशल जनरल। इंतहा से ज़्यादा आसान क्वेश्चन, दोनों परचेज और परचेज रिटर्न जनरल दोनों बना दिए हमने। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर इस दफ़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। और परचेज रिटर्न करेक्शन ऑफ एरर के बाद आपके पास आ जाएगा इस जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर में यानी लेजर को आपने डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया। जनरल इज़ इक्वल टू लेजर और लेजर इक्वल टू जनरल। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मैं जनरल बोल रहा हूँ, आप उसको लेजर समझ रहे हो, बात एक ही है। मतलब समझने वाली बात यह है कि इवन जनरल में आपका अगर एक अकाउंट डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट में ही पोस्टिंग होगी और उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। मतलब अगेंस्ट से मुराद उसके अगेंस्ट जो है टाइटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। जैसे कैश मेरा डेबिट हुआ है 65,000 जनवरी 1 को, ये किस अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट हुआ है? वो कैपिटल अकाउंट था। सिंपल है। अगर मैं इसी तरह एक काम करूं, माजरत, इसी तरह मैं एक काम करूं कि मैं कैपिटल के अकाउंट को देख लूं। कैपिटल के अकाउंट आपको मिलेगा, ये रहा सेकंड अकाउंट है आपका। कैपिटल अकाउंट को अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ समझ आएगी कि 65,000 यहाँ पे जो है वो क्रेडिट है। तो सिंपल है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। सही। तो समझने वाली बात यह है कि कैश के मैंने डेबिट में अमाउंट लिखा और कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट लिखा, पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग करने के बाद मैंने जो इसमें जो अमाउंट ये अकाउंट लिखा है वो दोनों के अगेंस्ट लिख दिया। सिंपल है कि कौन सा अकाउंट किसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट हुआ है। लिखने के बाद मैंने इसका फुटिंग बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग करने के बाद जो आपका बैलेंस BD आएगा, नेक्स्ट मंथ का बैलेंस आएगा, वो आपका उठ के ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। और इस तरह आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस भी 2-2 लाख रुपए आपका जो है वो दोनों का बैलेंस आ चुका है। अच्छा, मैं एक और प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूँ कि मिस शाकरा दी एकेडमी में हर साल पिछले साल भी हमने क्रिप्टो क्लासेस कंडक्ट की थी और इस साल भी इंशाल्लाह ये 1 जुलाई का पोस्ट किया हुआ है, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया है। और ये वीकेंड प्रोग्राम है और सिर्फ हम 20 स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं इनरोल करते, ताकि हम इस पे बच्चों के लिए प्रोडक्टिव काम कर सकें। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है और इसके बाद आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है। आप क्रिप्टो ग्रुप में सिग्नल मिलते हैं और न्यूज़ शेयर होती है, जिससे आप जो है वो बहुत प्रोडक्टिव मेजर ले सकते हैं, डिसीजन लेने में आसानी होती है आपको। तो और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पूरा कोर्स हम आपको 3 महीने का कोर्स है, जिसमें वीकेंड क्लासेस होंगी सैटरडे संडे 1.5 घंटे की। सिर्फ 12,000 रुपये में ऑफ़र कर रहे हैं और विथ नो एडमिशन फ़ीस। और अगर आप हमसे हमारा क्रिप्टो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी सी बात है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332369417 आगे चलते हैं वीडियो में। सेक्शन C, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरे हिसाब से सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा इस सॉल्यूशन का, वो आपका सेक्शन C है। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा जो आपका सेक्शन C आया है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दे दिए, तीसरा क्वेश्चन आपको जो दिया है वो उसने एंट्रीज़ का दिया है। तो एंट्रीज़ भी आपको इन्हीं सवालों की बनानी होती है, क्लोजिंग एंट्रीज़ और एडजस्टिंग एंट्रीज़ ज़्यादातर आपका आ रहा होता है। पिछले 50 साल को अगर आप स्टडी करो तो सबसे ज़्यादा आपको क्लोजिंग एंट्रीज़ और एडजस्टिंग एंट्री ही दिया गया है, पूछा गया है। ओपनिंग एंट्रीज़ नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है। इसी तरह रिवर्सिंग का हाल है। अच्छा, हम आ जाते हैं थोड़ा सवाल की तरफ। आपको ये डाटा दे दिया, डाटा देने के बाद सबसे पहले आपको पता है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप सेल्स ढूंढते हो कि मेरा सेल्स रेवेन्यू किधर है। जब आप सेल्स रेवेन्यू ढूंढोगे तो यहाँ पे तो सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे कि सेल्स रेवेन्यू तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो मैं सवाल कैसे शुरू करूँ। और फिर आप भागते भागते टीचर के पास जाते हो कि सर इसमें तो सेल्स ही नहीं दिया हुआ। तो टीचर देखता है, देख के फिर बताता है, बोलता है अरे असल में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं 2 तरीके से होती है। एक आपका मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस या सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है, दूसरा आपका सर्विसिंग बिज़नेस होता है। जो सर्विसिंग बिज़नेस होता है, ये बात याद रखिएगा, उसमें कभी भी माल बेचा नहीं जाता, ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे टीचिंग इंडस्ट्री है, इसमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप हेयर ड्रेसर के पास चले जाओ और वो अगर अपना डाटा रिकॉर्ड करेगा तो वो रेवेन्यू बाय सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो रेवेन्यू बाय सर्विसेज रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि आप मैं आम फहम ज़बान में बात करता हूँ आपसे कि आप शुरू में जब सवाल करते थे तो सेल्स रेवेन्यू लिखते थे, सेल्स रेवेन्यू में कॉन्ट्रा सेल माइनस करते थे, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, नेट सेल्स आ जाता था। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का काम करते थे, उनको माइनस करते थे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करोगे किस में से, यानी मेरा खर्चा जो मेरा माल तैयार करने में आया है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, उसको मैं माइनस करूँगा किस में से, नेट सेल्स में से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, मतलब जो कारोबार को चलाने के अखराजात लगे हैं वो माइनस करूंगा। तो लाजमी सी बात है मेरे पास आ जाता है नेट इनकम। नेट इनकम में मैं अदर इनकम ऐड करता हूं, क्योंकि कोई भी बिजनेस सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं करता, उसके पास अदर सोर्सेज भी होते हैं रेवेन्यू अर्न करने के। तो उसको मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल नेट इनकम आ जाता है। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो उसने मुझे सेल्स दिया हुआ ही नहीं है। जब सेल्स दिया हुआ ही नहीं है तो लाजमी सी बात है फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ना सेल्स कैलकुलेट हो सकता है, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो सकता है। दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपने देखना है दूसरे सोर्स की तरफ, दूसरी स्टेटमेंट की तरफ, यानी रेवेन्यू बाय सर्विसेज। आप इसको चाहो तो रेवेन्यू बाय सर्विसेज भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ रेवेन्यू की हेडिंग लगा सकते हो। और ये वो वाला हिस्सा है जो आप अदर इनकम की सूरत में आप नीचे की तरफ लिखा करते थे, यानी कहाँ पे, आप नेट इनकम के नीचे अदर इनकम को ऐड किया करते थे। तो आप अदर इनकम की जगह ऊपर क्या हेडिंग लगाओगे, रेवेन्यू की, या रेवेन्यू बाय सर्विसेज की हेडिंग लगाना या रेवेन्यू की हेडिंग लगाना। और यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, कमीशन रिसीवेबल दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 5,000 और कमीशन इनकम दिया हुआ है आपके पास 50,000। यानी कमीशन रिसीवेबल का मतलब यह है कि 5,000 आपकी आमदनी और बढ़ गई, और ऊपर आपको बताया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 50,000। दोनों को आपने प्लस कर लिया तो आपके पास 55,000 आ गया आपका कमीशन इनकम। ये लिखा आपने, इसमें से आपने माइनस कर देना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी आपको हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा कारोबार हो, कोई ऐसा कारोबार नहीं हो सकता कि जिसकी रेवेन्यू जो है वो उसके ऊपर कोई उसका एक्सपेंस ना आया हो। सही, एक नाई भी काम कर रहा है, हेयर ड्रेसर भी काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक्सपेंस आता है उसका। सही है, एक टीचर भी काम कर रहा है तो वो अपना पूरा कोचिंग लेके बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी अखराजात आएंगे उसके। तो कोई भी आप सर्विसिंग सेक्टर में चले जाओ, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो एक्सपेंस से एग्जेम्प्ट हो, यानी एक्सपेंस उसके ऊपर लगता ही ना हो। सही, तो ये जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं आप वो माइनस करोगे और आपका नेट इनकम आ जाएगा। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इनकम स्टेटमेंट की। ना आपको सेल्स निकालना है, नेट सेल्स, ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, सीधा सीधा आपने रेवेन्यू लिखा। जो भी आपका रेवेन्यू है, सर्विस रेवेन्यू हो या कमीशन हो, कमीशन इनकम हो, व्हाटएवर, कोई भी दिया हुआ हो, जो अकाउंट आप देखोगे, देख के लिखोगे और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नेट इनकम आ गया। नेट इनकम जैसे ही आया, ये नेट इनकम आपने कैपिटल में ऐड कर देना है। कैपिटल आपके पास, यानी बैलेंस शीट बनाना शुरू करोगे। बैलेंस शीट में आपके पास जितने अकाउंट है, बैलेंस शीट में एक और चीज़ आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, बैलेंस शीट बिल्कुल आपकी वैसे ही बनेगी जैसे बनते आ रही है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में फ़र्क आता है, वो भी जब आपके पास, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा और टीचर दोनों जो है
वो जो मेजॉरिटी पास पेपर में आ रहा होता है सिर्फ उसी चीज़ को करने के आदी हैं, जिसकी वजह से हमेशा हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए सरप्राइजिंग रखा हुआ होता है पेपर में और वहाँ जाके मसले होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बेटा इस इनकम स्टेटमेंट को लाजमी देखना, देखने के बाद अपने टीचर से भी पूछिएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन करेगा और आप भी इसको लाजमी करके जाना। सही। अच्छा, बैलेंस शीट आपकी वैसी बननी है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास देख सकते हो आप बिल्कुल वही इनकम स्टेटमेंट आ गई जो आप करते हो, यानी रेवेन्यू बाय सेल्स, यानी माल बेच के जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। माल बेच के जो रेवेन्यू जनरेट किया गया वो 1,34,000 था, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, डायरेक्ट लिख दिया। सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं था, नहीं लिखा। उसके बाद इसकी कॉस्टिंग का काम किया। एक और सरप्राइजिंग फैक्टर, अच्छा ये सरप्राइजिंग तो नहीं होना चाहिए, सही है, मेरा मानना यह है, लेकिन हमारे यहाँ पास पेपर से ही प्रैक्टिस की जाती है और पास पेपर से ही तैयार करके पेपर देने चला जाता है बच्चा, और ये चीज़ पास पेपर में मौजूद नहीं है। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जिसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद ना है, लेकिन ये वाहिद सवाल है जिसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं, लाजमी सी बात है, अगर फ़र्ज़ करिए दो कंडीशन हो सकती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, या तो पिछले साल कारोबार ही शुरू ना हुआ हो, इसी साल कारोबार शुरू हो रहा हो, यानी 2022 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है तो 2022 में ही कारोबार शुरू हुआ हो, तो इसीलिए ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद ही ना हो। सही है। जो पिछले साल की एंडिंग होती है वो अगले साल के लिए ओपनिंग होती है, तो पिछले साल कोई माल बचा ही नहीं क्योंकि कारोबार ही इस साल शुरू हुआ है। सही। अब इस साल जो माल बचेगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री होगा। तो समझने वाली बात क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि कारोबार इसी साल शुरू हुआ, या दूसरी कंडीशन ये होगी कि कारोबार पिछले साल हो रहा होगा लेकिन पिछले साल सारा माल बिक गया होगा। जब सारा माल बिक गया, एंडिंग इन्वेंट्री कोई नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी कोई नहीं होगी अगले साल। सिंपल है। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं और तीसरी कोई वजह नहीं होती। तो मेरा मानना यह है कि उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। आपने डायरेक्ट परचेजेस लिखा, परचेजेस में एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दिया आपने, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, देन सो ऑन, यानी जो आप जिस तरह से चलाते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो नेट इनकम आ जाएगा। यही नेट इनकम आपने कहाँ ऐड कर देना है, यही नेट इनकम आपने जो है वो कैपिटल में ऐड कर देना है आपका, और कैपिटल में ऐड करने के बाद आपने जो है वो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल आ जाना है। सही है। टोटल एसेट आपका बराबर हो जाएगा टोटल इक्विटी के, और 1,55,500 1,55,500 दोनों साइड आपके इक्वल हैं। और ये समझें एक तरह से नशा है, ये एक नशा है अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए। और उम्मीद है जो ये वीडियो देख रहा होगा और आखिर तक आया होगा उसको ये चीज़ पता होगी कि आपका आंसर जब इक्वल आ जाता है ना, तो जितनी खुशी आपको होती है मेरे ख्याल से किसी और चीज़ में नहीं होती। ठीक है। और ये 20 नंबर का सवाल है। सही। और 2 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम भी मैनेज करेंगे, और साथ साथ टाइम स्पीड के साथ मतलब आपकी दूसरा फैक्टर जो सबसे अहम है कि मतलब आप सारा अपडेट भी हो चुके होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ही बोल रहा है, टेक द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दिस पेपर, और इसकी आपने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बना देनी है। ये सारी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी अकाउंटिंग सॉल्यूशन की एक सीरीज़ है जो हम अपलोड करेंगे पेपर के दौरान और पेपर के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और दोस्तों में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद चैनल बनने वाला है जो पेपर के 1 घंटे बाद आपका उस दिन का पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपलोड हो चुका होगा। तो मतलब आप पेपर दे के आओगे तो आप बड़े आसानी से अपने आंसर चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप भी सदका जारिया में हिस्सा ले सकें। अस्सलाम वालेकुम।